केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें हमने पहले आपने मैटर का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर आपने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और नेक्स्ट आपका इम्प्योर में मिक्सचर। फिर आपने एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की, उनके एग्जांपल्स आपने देखे। साथ साथ एलिमेंट्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं फर्दर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं, ठीक है। फिर मिक्सचर का आपने क्लासिफिकेशन किया। मिक्सचर का क्लासिफिकेशन पहले हमने नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे मिक्सचर को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर मिक्सचर को आपने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनका स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बेसिस पे आपने मिक्सचर को 9 टाइप्स में क्लासीफाई किया और आपको अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल्स बताए गए। और नेक्स्ट यहाँ पे अब मिक्सचर को फिर हम लोग क्लासीफाई करेंगे। देखिए, मिक्सचर को एक और तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। ये क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे? ये क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि मिक्सचर का क्लासिफिकेशन देखिए 3 टाइप्स से किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ मिक्सचर का क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, ठीक है। तो मिक्सचर में देखिए ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम अभी ये लेके चल रहे हैं कि एक बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ऐसे मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनकी जो साइज़ है, पार्टिकल्स की साइज़ के बेसिस पे हम मिक्सचर को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। अब सॉल्यूशन में आगे हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड को डिटेल में इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अभी आप डिफरेंस ये जानिए कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, वो लेस दैन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, इससे भी लेस ऑर्डर का उसका डायमीटर होता है पार्टिकल्स का। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स की साइज़ है वो थोड़ी लार्ज होती है, 100 नैनोमीटर, मोर दैन 100 नैनोमीटर। और कोलाइड्स में 1 नैनोमीटर, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। कोलाइड्स में 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल्स की साइज़ होती है। तो इस तरह से साइज़, पार्टिकल्स की साइज़ के बेसिस पे हम मिक्सचर को 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो अब हमें यहाँ पे इस टॉपिक में इन तीनों ही टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए पीछे भी आपको बताया गया, जब टाइप्स ऑफ मिक्सचर आप पढ़ रहे थे वहाँ पे जब हमने मिक्सचर का क्लासिफिकेशन किया था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो आपको एक फैक्ट बताया गया था कि एक्चुअली जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही क्या बोला जाता है? सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशंस कहते हैं। तो एक्चुअली सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक। किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। वो चाहे सॉलिड लिक्विड का हो, चाहे लिक्विड लिक्विड का हो, चाहे गैस लिक्विड का हो, जितने भी टाइप्स ऑफ पीछे स्टेट वाले देख चुके हैं, उसमें जो कुछ भी होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। जनरली हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन आपके लेवल पे रहता है कि सॉल्यूशन मतलब जैसे कोई मिक्सचर हो जो लिक्विड फेज में हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, और वो किसी भी फेज में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसेज हो सकता है। एयर, जैसे एयर क्या है? एयर होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का। तो एयर भी क्या है? ये भी हम इसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन को देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर है
तो आप समझ रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कोई एक बाउंड्री नहीं रहती। आप ये नहीं कह सकते कि जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ तक एक कंपोनेंट है, इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है, ऐसे कोई एक बाउंड्री नहीं होती जो कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश करे, जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करे। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विथ वन फेज ओनली। वन फेज का मतलब यहाँ स्टेट है, ठीक है। पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको देखने में कैसा लगेगा, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसीय स्टेट में होगा। दैट इज हैविंग नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड सोल्यूशन। तो हैविंग नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ये तो होमोजीनियस मिक्सचर की ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से हम सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट कि होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को ही सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब कन्वीनियंस के लिए हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में पढ़ने के लिए, इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए हम यहाँ पे अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम बाइनरी सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। बाइनरी सोल्यूशन मतलब ऐसे सोल्यूशन जिसमें केवल अभी दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन का मतलब हो गया जैसे कोई भी सोल्यूशन है। अब जैसे आपका एक सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन। अब शुगर सोल्यूशन है तो शुगर सोल्यूशन के क्या कंपोनेंट है, शुगर एंड वाटर। सॉल्ट सोल्यूशन है तो सॉल्ट एंड वाटर ये उसके कंपोनेंट। तो मिक्सचर में जो भी जिन सब्सटेंसेस से मिल करके मिक्सचर बना हुआ है वही सब्सटेंसेस उस सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन की ये मीनिंग है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको हम सॉल्यूशन को जो डिस्कस करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि कन्वीनियंस के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि अभी हम केवल ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को एक टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या टर्म यूज़ करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक। और इसमें इन बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है इसे देखिए हम लोग डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे आप समझिए कि देखिए सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स इस तरह से घुल मिल जाते हैं, कंपोनेंट्स इतने थारोली मिक्स्ड होते हैं कि हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग अलग उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशंस तो ऐसे हैं जैसे शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, एसिटिक एसिड, इनके सबके सॉल्यूशंस अगर हम वाटर के साथ इनका सॉल्यूशन फॉर्म करें, अगर हम इन सब्सटेंसेस को वाटर में डिज़ोल्व करें, ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये वाटर में इतने थॉरोली मिक्स हो जाते हैं, इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि इनके पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना, इनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से तो क्या, हम यहाँ तक कि इसको माइक्रोस्कोप से भी हम इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन के पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं, इतने थारोली मिक्स होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कि हम उन पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स को नेकेड आई से तो नहीं ही देख सकते, साथ साथ हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं और इस तरह से मिक्स हैं कि हम उसे सेपरेट, अलग अलग आइडेंटिफाई, अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो एक टर्म यूज़ होता है ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे सोल्यूशंस के लिए एक टर्म यूज़ होता है ट्रू सोल्यूशन। तो आपकी बुक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रू सोल्यूशन वर्ड मिलेगा। तो ट्रू सोल्यूशन का मतलब हो गया कि होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल। मतलब ट्रू सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स आर मिक्स्ड सो थॉरोली दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर, ठीक है। और जनरली यहाँ पे हम जो कुछ भी आगे डिस्कस करेंगे हम सोल्यूशन वर्ड ही यूज़ करेंगे, बार बार ट्रू सोल्यूशन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन आप जो है समझ रहे हैं कि ट्रू सोल्यूशन और सोल्यूशन का सेंस यहाँ पे
आपके लेवल पे एक ही है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन कहने का सेंस ये है कि ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके पार्टिकल्स इस तरह से मिक्सअप हो जाते हैं कि हम उनके पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और अब हम लोग बात कर रहे थे कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन में देखिए कि आपको बताया गया है कि बाइनरी सॉल्यूशन जैसे है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स, उनको हम अलग अलग यहाँ टर्म यूज़ करेंगे। एक कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या सेंस है? देखिए, तो आप जानते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले हमें कोई एक सब्सटेंस चाहिए और फिर उस सब्सटेंस में हम किसी दूसरे सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तब सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो जिस सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट में जिस दूसरे सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाता है, जिस सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, तो फिर से आप समझिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एग्जांपल से आप समझिए, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन है। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है वाटर। ठीक है, और वाटर में हम शुगर को डिज़ोल्व करेंगे। तो जिस सब्सटेंस में हम दूसरे सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर रहे हैं, जैसे वाटर में हम शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, और जिसको डिज़ोल्व कर रहे हैं कौन? शुगर। तो शुगर क्या है? ये सॉल्यूट। ठीक है, तो जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है और जिसको डिज़ोल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है। डेफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे। सॉल्यूट मतलब द कंपोनेंट विच डिज़ोल्व्स इन द सॉल्वेंट, जिसे डिज़ोल्व किया जाता है, जिस कंपोनेंट को, जिस सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्यूट है। एंड द कंपोनेंट विच डिज़ोल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इटसेल्फ, और या द कंपोनेंट इन विच अनदर सब्सटेंस इज डिज़ोल्व, वो कंपोनेंट जिसको कि दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व किया जाता है। द कंपोनेंट विच डिज़ोल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट जिसमें दूसरे सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक और इसमें डिफरेंस जानते रहिए कि इन जनरल अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्जर अमाउंट में सॉल्यूशन में, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जिस कंपोनेंट की ज़्यादा क्वांटिटी है सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलेंगे? उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। और ऐसा कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएट करने का मेथड है। इस तरह से भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझ सकते हैं कि द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी इज इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। एक देखिए शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल बताया। इसी तरह से एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये एक वर्ड यूज़ हो रहा है जो आप याद रखेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये एक स्पेसिफिक वर्ड है। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है कि सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन और अल्कोहल का ये एक सॉल्यूशन है, इसे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, और इसका ट्रेड नेम होता है ल्यूगॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन को डिज़ोल्व किया जाता है अल्कोहल में, तो अल्कोहल क्या हो गया? अल्कोहल सॉल्वेंट है और आयोडीन ये सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे दो टर्म्स और यूज़ होते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो पीछे भी आपको ये टर्म्स मिले होंगे। आप जानते हैं कि जनरली वाटर, ढेर सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सारे तो नहीं होते हैं, फिर भी लगभग ढेर सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं।
और क्योंकि वाटर में ढेर सारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। और इसी तरह से अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट है, जैसे अल्कोहल है या आपका बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है। कार्बन डाइसल्फाइड पीछे आपको मिला, इस सल्फ़र इज डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये सल्फ़र और कार्बन डाइसल्फाइड का जो सोल्यूशन है ये नॉन एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है। ब्रोमीन इज डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन एक्वस सोल्यूशन का एग्जांपल है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये नॉन एक्वस सोल्यूशन है। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस है, उसे नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। और अगर वाटर सॉल्वेंट की तरह ऐड कर रहा है तो उसे हम एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये दो टर्म भी आप जानते रहिए, एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में सॉल्यूशंस में ही टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में देखिए कि जैसे हमने मिक्सचर को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के स्टेट के बेसिस पे मिक्सचर को 9 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। इसी तरह से सॉल्यूशन में भी आप कह रहे हैं सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये किसी भी फेज़ में हो सकते हैं, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो इस बेसिस पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पे आप सॉल्यूशंस को भी आप 9 डिफरेंट टाइप्स में आप बाइनरी सॉल्यूशंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग हम 9 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन पीछे आपको क्योंकि बताया जा चुका है मिक्सचर में। तो मिक्सचर में जब आपको टाइप्स ऑफ मिक्सचर बताए जा रहे थे वहाँ पे, तो आपको जैसे सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड, तो वहाँ पे जो एग्जांपल बताए गए उसमें होमोजीनियस के भी एग्जांपल्स थे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी एग्जांपल थे। लेकिन जब सॉल्यूशंस का आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे केवल कौन सा एग्जांपल लेंगे? केवल होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है। जिस तरह से आपने मिक्सचर को 9 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ कंपोनेंट, इसी तरह से सॉल्यूशंस को भी आप 9 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस ये है, इस सॉल्यूशन के केस में आप केवल कौन सा एग्जांपल लेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जो होमोजीनियस हैं केवल उन्हीं का एग्जांपल आप सॉल्यूशन के केस में ट्रीट करेंगे, और मिक्सचर के केस में आप चाहे होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। और इसी में देखिए, और 9 टाइप्स में तो क्लासीफाई किया ही जा सकता है। इसके अलावा कि एक मेजर क्लासिफिकेशन हम करते हैं इस तरह से कि सॉल्वेंट का फेज़ क्या है। ठीक है। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन में आप जान रहे हैं 2 कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किस फेज़ में है, सॉल्वेंट किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसीय स्टेट में है। तो इस बेसिस पे सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पे भी हम सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में 3 कैटेगरीज इसकी इन 3 कैटेगरीज फॉर्म करते हैं: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉलिड एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा? सॉलिड। और पूरा सॉल्यूशन किस फेज़ में होगा? सॉलिड फेज़ में। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा और पूरा सॉल्यूशन लिक्विड फेज़ में होगा। इसी तरह से गैसियस में गैस सॉल्वेंट होगा और पूरा सॉल्यूशन गैसियस फेज़ में होगा। अब सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट इज सॉलिड, और सॉल्यूट किसी भी फेज़ में हो सकता है। सॉल्यूट कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरह से लिक्विड में भी सॉल्यूट कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सेम गैसेस में भी यही कंडीशन है। तो सॉल्यूशंस को हम इन 3 कैटेगरीज में भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या स्टेट है, इस बेसिस पे सॉल्यूशंस की 3 कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। और इन 3 कैटेगरीज में 3 सब कैटेगरीज हैं।
ठीक है। ये जो 3 इस कैटेगरीज हैं, इन 3 कैटेगरीज में 3 सब कैटेगरीज हैं। सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट इज सॉलिड बट सॉल्यूट इज आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे 3 सब कैटेगरीज होगी। कौन कौन सी? सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड। पीछे जो आपको बताया गया सोल्यूशन को आप 9 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पीछे आपको सारे एग्जांपल बताए गए हैं। इसको आपकी बुक में भी टेबल फॉर्म होगा, टेबल दिया गया होगा, एग्जांपल्स दिए गए होंगे और आप एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कुछ मेन प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसी पैटर्न पे हम लोग आगे जब सस्पेंशन और कोलाइड पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी उसकी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आगे फिर हम एक एक्टिविटी भी करेंगे और उस एक्टिविटी से हम ये चेक करेंगे डिफरेंट मिक्सचर को कि कौन सा सॉल्यूशन है या कोलाइड कौन सा है या सस्पेंशन कौन सा है। जिस तरह से आपने कंपाउंड और मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी और फिर बाद में हमने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, उस एक्टिविटी से आपने ये फाइंड किया था, आपने ये चेक किया था कि मिक्सचर और कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को आपने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है। इसी तरह से अभी आप केवल प्रॉपर्टीज़ को समझ लीजिए क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ हैं और आगे हम लोग इससे रिलेटेड जब हम सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेंगे तब फिर हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे ये फाइंड करने के लिए डिफरेंट मिक्सचर कंसीडर करके, और फिर हम ये टेस्ट करेंगे कि उन मिक्सचर में कौन सा सॉल्यूशन है, कोलाइड क्या है और सस्पेंशन क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गई कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है। और फिर एक आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई गई साइज, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ये इनकी साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से भी लेस होती है। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। इनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है। कहने का मतलब ये है कि ये इतना स्मॉल साइज है, इतनी छोटी साइज है कि इन पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से भी हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से तो क्या, हम माइक्रोस्कोप से भी उन पार्टिकल्स को देखा नहीं जा सकता। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखेंगे। फिर दूसरी चीज़, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत ही छोटे हैं, इसलिए सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम फिल्ट्रेशन मेथड से या ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये फ़िल्टर पेपर से पास कर जाएंगे। फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स हैं, पोर्स की जो साइज़ है उस साइज़ से छोटे हैं सॉल्यूट के पार्टिकल, जिसके कारण से ये जो पार्टिकल्स हैं ये पोर्स के थ्रू, फ़िल्टर पेपर के पोर्स के थ्रू ये पास हो जाएंगे और हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन मेथड से या फ़िल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे है सॉल्यूशंस आर स्टेबल। सॉल्यूशंस आर स्टेबल का मतलब ये है कि व्हेन द सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब। अगर किसी सॉल्यूशन को, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, अगर आप इसे रख दीजिए, ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए हुए इसे आप चाहे जितनी देर तक रख दीजिए, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे अगर बिना डिस्टर्ब किए हुए रख देते हैं तो कुछ देर के बाद ये पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो सैंड और वाटर का मिक्सचर है, अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए रख दें तो आप देखते हैं कि सैंड जो है वो पूरी कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाती है। ठीक है।
लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, इसलिए सोल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेबल। ठीक, और स्टेबल का सेंस यहाँ पे ये है कि व्हेन द सोल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक देखिए, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। ठीक है, टिंडल इफ़ेक्ट। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्म है, टिंडल इफ़ेक्ट एक फिनोमिना है, और एग्जाम्स टिंडल इफ़ेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ये जनरली ये कोलाइड्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आगे आप इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, टिंडल इफ़ेक्ट, ब्राउनियन मोशन, और इनके बारे में एग्ज़ाम में अलग से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो अभी क्योंकि हमको आगे सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का एक कंपैरिजन भी करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक डिफरेंशिएट भी करना है, इसलिए यहाँ पे हम टिंडल इफ़ेक्ट वाले की टिंडल इफ़ेक्ट के को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन ये टिंडल इफ़ेक्ट एक्चुअली क्या है, ये कोलाइड्स की करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सोल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब टिंडल इफेक्ट है क्या? टिंडल इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम सोल्यूशन में पे किसी लाइट के सोर्स से हम किसी इस पे लाइट थ्रो करेंगे, अगर सोल्यूशन पे लाइट थ्रो करेंगे तो ये जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे और सोल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे आप एक एग्जांपल अगर आपको हम बताएं तो जैसे सुबह सुबह आप देखते होंगे कि सुबह सुबह कहीं आपके कमरे में खिड़की है या कोई रोशनदान है, वहाँ से कुछ सन रेज आ रही हैं। ठीक है, तो उन सन रेज में आप देखते होंगे कि ढेर सारे पार्टिकल्स जो हैं आपको रैंडमली मूव करते हुए दिखते हैं, और एक आपको पाथ विजिबल होता है वहाँ उस उतने पर्टिकुलर एरिया का। आप देखते हैं कि उसकी ब्राइटनेस जो है और एरिया के कंपैरिजन में उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, और उस ब्राइटनेस वाले एरिया में ढेर सारे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स आपको रैंडमली मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का पाथ आपको विजुअल होता है। ठीक है, लाइट का पाथ विजुअल होता है ड्यू टू, क्यों विजुअल होता है? क्योंकि ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर करते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, तो एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक आपकी लिखी हुई है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। डू नॉट स्कैटर, डू नॉट स्कैटर, क्यों स्कैटर नहीं करते? तो ये आप आगे बहुत डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल आप इतना अभी समझेंगे कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के सोल्यूशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं ये इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं, इनकी साइज़ इतनी लेस है कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, और लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं जिसके कारण से लाइट का पाथ सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये पार्टिकल की साइज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल लाइट को स्कैटर, किस साइज़ का पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेगा और किसका स्कैटर नहीं करेगा। तो यहाँ सोल्यूशन के केस में आप क्या कहेंगे? द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको आगे हम लोग डिटेल में कोलाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अ सोल्यूशन इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। सोल्यूशन क्योंकि होमोजीनियस है और सोल्यूशन जनरली ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखेंगे, सोल्यूशन इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। फिर कैरेक्टरिस्टिक आप लिखी है, तो ये सब तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हैं। देयर इज़ ओनली वन फेज इज एन सोल्यूशन। ठीक है, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको देखने में एक ही स्टेट में लगता है, भले ही उसमें डिफरेंट स्टेट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट हों, लेकिन पूरे सोल्यूशन का फेज़ आपको एक सिंगल फेज़ में वो दिखता है। देयर इज़ ओनली वन फेज इन द सोल्यूशन, कोई इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आपकी लिखी है, बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में कोई एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इतनी कैरेक्टरिस्टिक आप सोल्यूशन में याद रखेंगे।
और थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए टिंडल इफेक्ट के लिए यहाँ एक डायग्राम देखिए हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे 3 कंटेनर्स हैं, एक में सोल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है, ठीक है। तो जब आप किसी टॉर्च के थ्रू लाइट इन सोल्यूशन पे जब लाइट थ्रो करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सोल्यूशन में आपको कोई लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, यहाँ पे कोई ब्राइटनेस नहीं है। लेकिन क्लोराइड में आप देख रहे हैं कि ये इतना एरिया, पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे ये इतना ब्राइट हो गया है। इसी तरह से सस्पेंशन में भी आप देख रहे हैं कि ब्राइटनेस है। तो यही जो ब्राइटनेस है, ये जो आपको ब्राइटनेस दिख रही है, ये क्यों है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको हम लिखते इस तरह से हैं, कहते इस तरह से हैं कि इट मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। यहाँ पे लाइट का पाथ जो है विजिबल है कि इस पाथ से लाइट जो है ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि लाइट का पाथ विजिबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आपको डायग्राम से आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो रही होगी, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ही हम अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की क्या मीनिंग है, पहले इसका मतलब आप समझिए। तो देखिए, आप एसिड बेस चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आपको कंसंट्रेशन वर्ड मिला था। कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस। तो कंसंट्रेशन का जो एक मीनिंग है, कंसंट्रेशन का जो सेंस है, ये अमाउंट से है, ठीक है। कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है या जो सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या अमाउंट है, ठीक है। उस बेसिस पे हम उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट कहते हैं। तो एक्चुअली कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट में एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका क्या अमाउंट है, जो सॉल्यूट है उसका कितना अमाउंट डिज़ोल्व है, इस पे डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे आप समझिए, तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 बीकर हैं और उसमें हमने 50-50 ml दोनों बीकर में हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। तो अब दोनों में ही जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट फिक्स कर दिया 50 ml, ठीक। अब हम एक बीकर में हम क्या कर रहे हैं कि शुगर के कुछ क्रिस्टल्स, ठीक है, शुगर के कुछ क्रिस्टल्स हम उस सॉल्यूशन में, उस वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। और जो दूसरा बीकर है, इसमें ये जो वाटर है इसमें हम पूरा 1 टीस्पून फुल शुगर डिज़ोल्व करते हैं। तो अब आप दोनों में समझ रहे होंगे कि जो 2 कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर में, दोनों ही कंटेनर्स में जो सॉल्वेंट है वो 50 ml है, ठीक है। लेकिन एक में हमने केवल कुछ क्रिस्टल शुगर के फ्यू क्रिस्टल्स 4, 5, 10 क्रिस्टल्स हमने डिज़ोल्व किए। लेकिन जो दूसरा बीकर है उसमें हमने पूरा 1 टीस्पून फुल शुगर डिज़ोल्व कर दी। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो शुगर का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट किस बीकर में ज़्यादा है, तो सेकंड वाले बीकर में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है और फर्स्ट वाले बीकर में सॉल्यूट का अमाउंट लेस है। तो जो सेकंड बीकर को हम क्या कहेंगे कि सेकंड बीकर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और फर्स्ट बीकर का कंसंट्रेशन कम है। तो हम फर्स्ट के लिए डाइल्यूट वर्ड यूज़ करेंगे और सेकंड के लिए कंसंट्रेटेड वर्ड यूज़ करेंगे कि जो सेकंड बीकर में जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन फर्स्ट बीकर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मान लीजिए कि 2 अलग अलग आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं और उसमें जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो भी डिफरेंट है। एक में 50 ml है, एक में 100 ml है, एक में 1 लीटर है, कुछ भी अलग अलग मान लीजिए अमाउंट हो गया।
तो फिर हम उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, या कैसे उसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के ढेर सारे मेथड्स हैं, और आपके कोर्स में जो मेथड है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है परसेंटेज मेथड, ठीक है। परसेंटेज मेथड से हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भी मेथड्स होते हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज मेथड डिस्कस करेंगे। और परसेंटेज मेथड में आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। परसेंट मतलब पर 100। अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 100 ml या 100 ml या 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिज़ोल्व है, कितने ग्राम या कितने ml सॉल्यूट का अमाउंट डिज़ोल्व है, वही उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो पहले हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, ठीक है। गिवन अमाउंट, सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में, एक डेफिनेट अमाउंट में, या सॉल्वेंट के डेफिनेट अमाउंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिज़ोल्व है, इसी को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट दोनों का ही यूज़ किया जा सकता है। तो परसेंटेज मेथड में हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। हम सॉल्यूशन में कंपेयर करेंगे कि कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। और सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आप याद रखेंगे। या मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों को प्लस करेंगे, तब सॉल्यूशन का मास आएगा। आप समझ रहे हैं कि क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो परसेंटेज मेथड में जब हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज मेथड से किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब एक्सप्रेस करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, किसका अमाउंट कंसीडर करेंगे, सॉल्यूशन का अमाउंट कंसीडर करेंगे। और क्योंकि परसेंटेज मेथड है, तो परसेंटेज मेथड मतलब कितने अमाउंट सॉल्यूशन में, 100 ग्राम या 100 ml, ठीक है। परसेंट मतलब ये हुआ 100। तो हम परसेंटेज मेथड से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम सॉल्यूशन के मास को कंसीडर करेंगे, सॉल्यूशन के अमाउंट में कंसीडर करेंगे कि 100 ml या 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट, कितना मास या कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है। इसलिए हम यहाँ पे अमाउंट को ml में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वॉल्यूम के टर्म में भी अमाउंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। पहला केस आपका हो गया कि अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में पहला केस हो गया कि अगर हम सॉलिड का भी अमाउंट मास, सॉलिड का मास अगर हमको दिया गया है क्वेश्चन में, और लिक्विड का भी मास दिया गया है, तो उस केस में जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे उसे बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, या सिंपली मास परसेंटेज। बात समझ में आ रही है। फिर से देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट हम मास के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को अगर कंसीडर करेंगे, तो उस केस में जब हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, परसेंटेज मेथड में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब सॉल्यूट भी
सॉल्यूट का भी हम मास कंसीडर करेंगे और सॉल्यूशन का भी मास कंसीडर करेंगे। और मास की यूनिट आप जानते हैं, मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। तो हम सॉल्यूट को भी इन ग्राम कंसीडर करेंगे और सॉल्यूशन का भी ग्राम में, सॉल्यूशन को भी ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज या सिंपली मास परसेंटेज, ठीक है। और इसका फार्मूला हो जाएगा मास बाय मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और क्योंकि परसेंटेज मेथड है तो इनटू 100, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है। परसेंटेज वगैरह आप मैथ में भी कैलकुलेट करते रहते हैं, इसमें कोई बहुत डिफरेंट फार्मूला नहीं है। आप इसे समझ रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे यही आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन में, कि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास नहीं दिया होता है, वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग मास दिया होता है। तो वहाँ पे आप सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करेंगे पहले, तब वैल्यू पुट करेंगे। और सॉल्यूशन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आगे क्वेश्चन हम आपको एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके अभी आगे हम दिखाएंगे इसी तरह से। और इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि मास बाय मास परसेंटेज या सिंपली मास परसेंटेज को डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का डिज़ोल्व है, इसी को क्या बोलेंगे? मास बाय मास परसेंटेज या मास परसेंटेज, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह से इसी में अगर हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन का क्या कंसीडर करेंगे? सॉल्यूशन का अमाउंट किस में एक्सप्रेस करेंगे? वॉल्यूम में। और सॉल्यूट का अमाउंट किस में एक्सप्रेस करेंगे? मास में। लिखा हुआ है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट तो इन ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन को इन सॉल्यूट का तो सॉल्यूट का अमाउंट के लिए हम उसका सॉल्यूट का मास कंसीडर करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का क्या कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम। तो मास की यूनिट ग्राम हो जाएगी और वॉल्यूम की यूनिट ml हो जाएगी। तो इसे हम कैसे फार्मूला बन जाएगा फिर? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ग्राम में, वॉल्यूम ml में, यूनिट आप जान रहे हैं, इनटू 100। सेम फार्मूला है, ठीक है। सेम फार्मूला है, केवल अमाउंट एक्सप्रेस करने का मेथड बदल जा रहा है। एक जगह हम मास कंसीडर कर रहे हैं, एक जगह वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड केस आपका बन जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या सिंपली वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पे ये लिक्विड सोल्यूशन की बात है। अगर दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है तो उस केस में हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इस तरह से फार्मूला एक्सप्रेस करेंगे। और वॉल्यूम है तो दोनों की ही यूनिट ml में होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको जो अमाउंट दिया गया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो उसका मास दिया गया है या उसका वॉल्यूम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। और फार्मूला सिमिलर है, केवल यूनिट में डिफरेंस है। कहीं पे ग्राम यूज़ हो रहा है, कहीं पे ml यूज़ हो रहा है, कहीं पे मास लिख रहे हैं, कहीं पे वॉल्यूम लिख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं, इसलिए डिफरेंट एक्सप्रेशन भी यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए सिंपली देखिए हम वर्ड यूज़ करते हैं W बाय डब्ल्यू, W बाय V या V बाय V। तो W बाय W मतलब मास बाय मास, W बाय V मीन्स मास बाय वॉल्यूम, V बाय V मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आप ढेर सारे सोल्यूशन, ढेर सारे सिरप वगैरह मार्केट में जो भी सोल्यूशंस आते हैं उसमें आप देखें कंसंट्रेशन ऐसे लिखा रहता है W बाय W, W बाय V, V बाय V। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ये किस टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना W बाय W, W बाय V, V बाय V, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पे W बाय W की बात हो रही है, मास बाय मास के टर्म में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में कैसे इसे अप्लाई करेंगे। तो एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है एग्जांपल के लिए कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर।
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व है 320 ग्राम वाटर में। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ, ये किसका अमाउंट है, 320 ग्राम ऑफ वाटर, ये सोल्यूशन का अमाउंट नहीं है, ये सॉल्वेंट का अमाउंट है। ठीक है, तो पहले हम इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के लिए पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं। क्या दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, तो ये क्या है, मास, क्या है, मास। तो देखिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 40 ग्राम। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना दिया गया, मास 320 ग्राम। तो फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूट दिया गया है 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, 320 ग्राम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट है वो मास अमाउंट जो है वो मास में एक्सप्रेस किया गया है, ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मास कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल, अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास नहीं दिया गया था, हमने पहले सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट किया है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करके। तो यहाँ पे देखिए 360 आएगा, 320 प्लस 40 360। तो कितना सॉल्यूशन का मास आ गया भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 40/360 इंटू 100। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे 11 होल 1/9%। ठीक है, तो ये आपका कंसंट्रेशन हो गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 11 होल 1/9%। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए होंगे, आप उसे कैलकुलेट करेंगे। कहीं पे अमाउंट जो है वो मास में दिया होगा, कहीं पे वॉल्यूम दिया होगा, लेकिन सबका मेथड एक ही है। कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन दिया ही गया हो, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैथ में आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी आप उसे अलग से पूछेंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक सोल्यूशन में ही पढ़ेंगे। अब देखिए आगे सोल्यूशन टॉपिक में ही 2 टर्म्स और हैं यहाँ पे, इसकी मीनिंग भी आपको समझनी है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमें एक गिवन सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहे जितना अमाउंट सॉल्यूट का एक गिवन अमाउंट में डिज़ोल्व कर सकें। ठीक है, ये नहीं है कि आप सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते जाएं, चाहे जितना अमाउंट डिज़ोल्व कर दें सारा अमाउंट डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक, तो मतलब सॉल्वेंट की एक लिमिट होती है, कि उतना अमाउंट सॉल्यूट का तो उसमें डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट और आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कंसीडर करें, तो जैसे मान लीजिए कि आप शुगर सोल्यूशन
प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। शुगर को आप वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो आपने वाटर ले लिया, ठीक, 100 ml आपने वाटर ले लिया। अब आप उसमें शुगर डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, शुगर डिज़ोल्व हो रही है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आप फर्दर शुगर को ऐड करेंगे, एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप फर्दर शुगर जब आप उस सॉल्वेंट में वाटर में ऐड करेंगे, तो अब शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। डिज़ोल्व होने के बजाय अब वो शुगर बॉटम में ही सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना मैक्सिमम अमाउंट शुगर का डिज़ोल्व हो सकता था 100 ml उस वाटर में, उतना मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो चुका है। अब उससे ज़्यादा और शुगर अब उस उतने अमाउंट में, गिवन अमाउंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक कंडीशन और मेंशन करेंगे कि एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, कि जिस हम यहाँ पे उस सॉल्यूशन को या वाटर को हीट नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे ही हम उस वाटर में शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्टेज आई कि अब फर्दर शुगर का अमाउंट डिज़ोल्व हम देखेंगे कि अब हम फर्दर जब शुगर वाटर में ऐड कर रहे हैं तो अब शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही है, ठीक है, इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। जो जितना अमाउंट हमने सॉल्वेंट का लिया था 100 ml और जिस टेम्परेचर पे हम सोल्यूशन फॉर्म कर रहे थे, ये दोनों कंडीशन फिक्स हैं। मतलब जब ना हम अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे और ना ही टेम्परेचर को वेरी करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि अब फर्दर उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है। अब इस 100 ml वाटर में जितना शुगर का मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो सकता था वो डिज़ोल्व हो चुका है। अब इससे ज़्यादा और शुगर डिज़ोल्व नहीं हो सकती है। मतलब ये उसका सेचुरेशन लेवल है, ठीक है, इसको बोलेंगे सेचुरेशन लेवल। ये सॉल्यूशन अपने सेचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है और सॉल्यूशन को बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और हम कंसीडर कर, तो यहाँ पे आप ये जानते रहिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे एट 20 डिग्री सेल्सियस 100 ml वाटर में आप 204 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कॉमन सॉल्ट की अगर आप बात करें तो एट 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर में आप 36 ग्राम NaCl 36 ग्राम सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब 36 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl प्रेजेंट है एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह से 100 अगर 204 ग्राम शुगर ये 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब 36 ग्राम NaCl से ज़्यादा और अमाउंट अगर आप NaCl का डिज़ोल्व करना चाहेंगे 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये फर्दर NaCl डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व करने के लिए अब आपको या तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाइए और ज़्यादा वाटर का अमाउंट लीजिए, 100 ग्राम के बजाय और ज़्यादा उसका अमाउंट लीजिए, या तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करिए। तो हर एक सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी होती है। आगे अभी हम सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे फिर और भी फैक्टर्स हम बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अभी हम यहाँ सेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको एक आइडिया डेवलप हो रहा है कि इसका मतलब ये हुआ। आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of a solvent, और कंडीशन क्या है? एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है।
अ सॉल्यूशन विच ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिज़ोल्व हो चुका है एट गिवन टेम्परेचर, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। और इसमें देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो चुका है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट गिवन टेम्परेचर, तो अब और ज़्यादा सॉल्यूट उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता एट दैट गिवन टेम्परेचर। तो और ज़्यादा अगर आपको डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आगे आप अभी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है, ये भी आप याद रखेंगे, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही गई होगी, अभी पीछे आपको सारी कंडीशन बताई गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो आपको उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब आप समझ गए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि अगर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है तब तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन अगर मैक्सिमम अमाउंट से कम सॉल्यूट प्रेजेंट है तब फिर उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि हम और ज़्यादा सॉल्वेंट को डिज़ोल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड का अपोजिट अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? आइदर बाय हीटिंग और डाइल्यूशन। या तो हम उस सॉल्यूशन को हीट करके हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप हीट कर देंगे, टेम्परेचर को राइज कर देंगे, तब और ज़्यादा सॉल्यूट फिर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो या तो हीट कर देंगे, टेम्परेचर राइज कर देंगे, तब पर भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, या हम डाइल्यूशन कर देंगे। डाइल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है। अगर हमारे पास 100 ग्राम वाटर है तो हम उसमें 150 ग्राम वाटर कर देंगे, अमाउंट बढ़ा देंगे, 200 ग्राम वाटर कर देंगे। तो अमाउंट बढ़ा देने पे भी अब क्या होगा कि और ज़्यादा सॉल्यूट अब आप उसमें डिज़ोल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखेंगे क्या? कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन however becomes unsaturated either on heating or on dilution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है कब? या तो चाहे आप उसे हीट कर दीजिए या उसे डाइल्यूट कर दीजिए, मतलब आप उसमें सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। इसी तरह से दो फैक्ट्स यहाँ पे और लिखे हुए हैं, इसको भी याद समझ लीजिए। इफ़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड द सोल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। वही पॉइंट है, अभी आपको बताया गया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपके पास और आप उसे हीट कर देंगे, तो अब वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अगर आप उसे हीट करने के बजाय कूल कर रहे हैं, इफ़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सम हायर टेम्परेचर इज कूल्ड, कूल करने पे देखिए क्या होगा? इट रिमेन्स सैचुरेटेड। अगर आप किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर रहे हैं तब पर भी वो सैचुरेटेड ही बना रहेगा। बस होगा क्या कि जो एक्सेस सॉल्यूट होगा अब वो सेपरेट हो जाएगा और क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएगा। अभी तक जो डिज़ोल्व था, सोल्यूबल था, अब वो सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कूल करने से सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो अभी तक जो ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व था, अब उसका अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है।
तो ये इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। यहाँ एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। 204 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन के। और अनसैचुरेटेड आपको बता ही दिया गया है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, जो मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, अगर उससे कम अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। और एक टर्म और यूज़ होता है यहाँ पे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बस इसको आप जनरल नॉलेज के लिए जानते रहिए कि अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर ऑफ द सॉल्यूट दैन द सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड। ऐसे भी सोल्यूशन होते हैं जिसमें सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा अभी अमाउंट एक पर्टिकुलर कंडीशन में डिजॉल्व हो जाता है, तो ऐसे सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। केवल इसको आप एज अ जनरल नॉलेज ये टर्म जानते रहिए, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप ध्यान से देखिए। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी देखिए, सॉल्युबिलिटी में आपको कुछ ये बताया गया कि हर एक सॉल्वेंट की अपनी सॉल्युबिलिटी होती है। अलग अलग सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्यूट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब जैसे कि या एक ही सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे पीछे आपको एग्जांपल बताया गया कि आपके पास 100 ग्राम वाटर है, तो 100 ग्राम वाटर ये हमारा एक सॉल्वेंट है। ठीक है। तो इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम वाटर में आप सेम ग्राम शुगर या सेम अमाउंट ऑफ शुगर, सेम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सेम अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, सेम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, या हर एक सब्सटेंस का सेम अमाउंट डिजॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पीछे जो भी आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बताया गया, उससे आपको ये एक आइडिया डेवलप हुआ होगा कि एक ही पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप अलग अलग सॉल्यूट के अलग अलग अमाउंट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एक ही पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो फैक्ट्स आप सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, दो फैक्ट्स आपको ये क्लियर होना चाहिए या आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से समझ रहे हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है। टेम्परेचर वाला फैक्टर तो रहेगा ही कि एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब एक ही टेम्परेचर पे एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। तो जैसे एग्जांपल आपको बताया गया, 100 ग्राम वाटर 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 100 ग्राम वाटर ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब इसमें अलग अलग सॉल्यूट को डिज़ोल्व करिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस आप कितना शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं? 204 ग्राम। दूसरा सॉल्यूट एक लीजिए, सोडियम क्लोराइड को कितना डिज़ोल्व कर सकते हैं? केवल 36 ग्राम ही डिज़ोल्व कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करिए तो केवल 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कॉपर सल्फेट 21 ग्राम कॉपर सल्फेट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्वेंट एक ही है, टेम्परेचर भी एक ही है, सॉल्वेंट का भी अमाउंट फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, लेकिन अलग अलग सॉल्यूट की जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक फैक्ट आपको, ये अपनी प्रीवियस नॉलेज से आप ये जानते हैं कि ऐसे आप याद रखेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव
डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। और इसी का ठीक अपोजिट क्या, कि द सेम सॉल्यूट में हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। मतलब अगर सॉल्यूट एक ही है, ठीक है, और उसे अगर अलग अलग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाए तब पर भी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग अलग। एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम आपको बताएं कि शुगर है, शुगर को आप वाटर में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, और एक दूसरा सॉल्वेंट है आपका अल्कोहल, अल्कोहल में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो लेकिन शुगर, वाटर में शुगर ज़्यादा सोल्यूबल है इन कंपेरिजन टू अल्कोहल। तो सॉल्वेंट हमारा शुगर ही है, सॉल्यूट हमारा शुगर ही है। लेकिन इसी शुगर को ही जब आप अलग अलग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे या अल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी या डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में वो डिज़ोल्व होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दो फैक्ट आप सॉल्युबिलिटी में से रिलेटेड याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए अब सॉल्युबिलिटी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, सॉल्युबिलिटी को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो डेफिनेशन देखिए कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ये मेंशन करेंगे, इन ग्राम्स लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी अभी आप देखेंगे, कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और इसका एक्सप्रेशन, इसमें ढेर सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वही आपको कैच करना है, वही आपको ध्यान रखना है, वह हम आपको अलग से अभी मेंशन करेंगे। पहले आप डेफिनेशन समझिए कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ भी लिखा है 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूट इन ग्राम्स, और सॉल्वेंट भी कितना फिक्स है, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ml नहीं, 100 ग्राम। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। आगे कंडीशन वही है कि एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट यहाँ लिख ही दिया गया, जब आप मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व कर देंगे तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन ही जाएगा। एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन is called the solubility of the solute in that solvent at that particular temperature। तो डेफिनेशन आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट के अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट में अगर किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है एक गिवन सॉल्वेंट में, तो आप क्या करेंगे, आप उस सॉल्वेंट का 100 ग्राम लेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसमें मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जितना भी डिज़ोल्व हो सकता है उसे डिज़ोल्व करेंगे, या आप कहिए कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। तो जितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का इन ग्राम में आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, वही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी गिवन सॉल्वेंट में एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्यों बार बार टेम्परेचर हम लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल बार बार आपको बताया जा रहा है, यहाँ एग्जाम्पल फिर बताने की जो एक बार लिखा हुआ है, फिर देख लीजिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 36 ग्राम। आपको पीछे सैचुरेटेड सोल्यूशन में एग्जाम्पल बताया गया। इसी तरह से आपके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस लिखा हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 36 ग्राम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो दिस मीन्स दैट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 36 ग्राम, अ मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 ग्राम वाटर में, जो कि 20 डिग्री, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसमें आप कितना सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व कर सकते हैं, सोडियम मैक्सिमम कितना सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व कर सकते हैं, 36 ग्राम। तो यही 36 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेटमेंट, इसे भी आप याद रखेंगे, सिग्निफिकेंस, इस स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे भी हम पर 100 ग्राम से कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्वेंट के अमाउंट को कितना ले रहे हैं, 100 ग्राम। ठीक, इसी तरह से कंसंट्रेशन में आपने क्या देखा था, 100 ग्राम किसका, सॉल्वेंट का।
कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जब पीछे हमने परसेंटेज मेथड में देखा था, कंसंट्रेशन को जब हमने एक्सप्रेस किया था तो वहाँ पे भी आप पर 100 में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप सॉल्वेंट ना यूज़ करके क्या कह रहे थे, सोल्यूशन। वहाँ पे आप वहाँ पे अमाउंट, आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या कहा कि हमें 100 ग्राम या 100 ml सोल्यूशन में, वहाँ पे ग्राम की कंडीशन फिक्स नहीं थी, वहाँ पे मास फिक्स नहीं, वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं था कि वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं था कि हम जो सोल्यूशन है उसका अमाउंट ग्राम में ही लें। वहाँ पे हम ग्राम में भी सोल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते थे या ml में भी सोल्यूशन को एक्सप्रेस किया जा सकता था, पीछे आपने देखा कंसंट्रेशन में। लेकिन सॉल्युबिलिटी के केस में क्या है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी बताते समय हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को ना कंसीडर करके किसको कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट को, और वो भी उसका अमाउंट किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में, मास में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक डिफरेंस और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा सैचुरेटेड सोल्यूशन ही फॉर्म करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म करना है। लेकिन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सोल्यूशन को सैचुरेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे सोल्यूशन सैचुरेटेड हो या ना हो, आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए आपको कैसा सोल्यूशन फॉर्म करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज सेम एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक। तो लेकिन आप समझ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी के लिए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए सैचुरेटेड का कोई सेंस नहीं है। चाहे सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, आप कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक फैक्ट ये भी याद रखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे ही इफेक्ट करती है, दोनों पे ही डिपेंड करती है। तो बार बार आपको टेम्परेचर का फैक्टर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग केस आप जानेंगे कि अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड की बात करें, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि जनरली जो है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जनरली किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉलिड की। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस जनरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में इंक्रीज होती है, ठीक है। और प्रेशर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। प्रेशर को आप चेंज करें या इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उसमें सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन, हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर। प्रेशर पे सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और किस तरह से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी सॉलिड्स की इन लिक्विड इंक्रीज होगी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ दूसरा फैक्ट लिखा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, अगर गैसेज इन लिक्विड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तब गैसेज की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होगी। तो ये गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ये टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंडेंट है, इसमें टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर को कम करोगे तब गैसेस की सॉल्युबिलिटी
इंक्रीज़ होगी, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में आप कहेंगे कि solubility of gases in liquids increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी, मतलब प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गैस इन लिक्विड की। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो प्रेशर पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इतने फैक्ट्स हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, इसे आप याद करेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन टॉपिक ये फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी दोनों जो टाइप्स हैं सस्पेंशन और कोलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे।